हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एडुटैप यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हो हमारी एएफएम कंपोनेंट की 25 लेक्चर सीरीज, जहां पर हम 50 प्लस मार्क्स एएफएम कंपोनेंट में टारगेट कर रहे हैं। और टुडे हम स्टार्ट करेंगे द लेक्चर नंबर 16 ऑफ आवर कंपोनेंट। In this lecture we will be talking about the chapter related to bonds, right? So bonds क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, bonds से जुड़ी हुई जो different calculations होती हैं, numericals होते हैं, concepts होते हैं, theorems होती हैं, we will be discussing all of that in this one particular lecture. So as you can see today, we are going to talk about the chapter of bonds, introduction, types of bonds, valuation of bonds, जो bonds के ऊपर yield मिलती है, duration होते हैं, सारी चीजें discuss करेंगे। And this is going to be a very important chapter from the exam point of view, because as you can see you can get more than 6 marks or around 3-4 questions related to this only chapter, that is bonds, right? So let us move ahead, but before मैं bonds की discussion आपके साथ start करूं, I would like to remind every one of you that we have started up with this crash course for the IEIFS component for the upcoming JIIB examination. इस crash course के अंदर आपको live classes मिलती हैं, और ये crash course जो है हमारा start हो रहा है 27th of September से, and these classes, live classes, they will also be available in recorded format if you want to watch them again, right? इसके साथ साथ आपको short notes मिलते हैं पूरे component के, आपको 5 mock tests, each mock test containing 100 questions related to IIFS, 5 mock test मिलते हैं। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज क्विजेस मिलते हैं, जितने आपके टोटल 45 चैप्टर्स हैं इन द IIFS कंपोनेंट। वी प्रोवाइड यू MCQs फॉर ईच चैप्टर ऑल्सो, राइट? 800 प्लस MCQs चैप्टर वाइज हैं, 500 MCQs आपको मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट के अंदर मिलते हैं। इन एडिशन टू दिस यू ऑल्सो गेट योर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल, और आपको वन ऑन वन जो फैकल्टी है उसके साथ इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलता है इफ यू वांट टू हैव योर डाउट्स क्लैरिफाइड। इफ यू वांट टू लुक एट दिस कोर्स, आपको जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ JAIIB 70 अगर आप कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो ध्यान से JAIIB 70 कोड जरूर यूज करिएगा। फ्लैट 70% ऑफ पे आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा, रफली अराउंड 700 रुपीज इज वॉट यू हैव टू पे। ठीक है, 700 रुपए के अंदर पूरा AIFS कंपोनेंट इतनी अच्छी क्वालिटी में, इतने सारे मटेरियल्स के साथ आपको कहीं और अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बॉन्ड। तो बॉन्ड इज व्हाट इज बॉन्ड? बेसिकली इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which is representative of a loan given to any corporate, any company or any government entity. तो ये एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक लोन को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी इन्वेस्टर ने किसी पर्टिकुलर बोरोवर को दिया है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है, इसको अगर इसके पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस से एनी गवर्नमेंट एंटिटी और एनी कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स। उन्हें फंड्स चाहिए कुछ अपने एक्टिविटी को करने के लिए। अब ये फंड्स जुटाने के दो तरीके हो सकते हैं। द फर्स्ट वे टू गेट दोस फंड्स इज कि आप अपने ओनर्स को बोलिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलिए कि गिव अस मनी, राइट? सो अगर ओनर्स का मनी आता है या शेयर होल्डर्स और मनी देते हैं, तो दैट मीन्स द कैपिटल और द क्लेम ऑफ द ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी इट इंक्रीजेस। ठीक है, अब उनको प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा उन शेयर होल्डर्स को और उन ओनर्स को ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है फंड्स को इकट्ठा करने का? दैट इज टू गेट अ लोन। नाउ लोन कैन बी डिमांडेड फ्रॉम बैंक्स एज वेल, बैंक से आप टर्म लोन्स ले सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है लोन्स को डिमांड करने का? आप पब्लिक से लोन मांग सकते हैं। और वो आप कैसे मांगते हैं? पब्लिक को आप एक बॉन्ड सेल करते हैं, right? So that company or that government entity which is in requirement of a loan, they will issue a bond, और इस बॉन्ड को वो सेल करेंगे टू द इन्वेस्टर्स, जो कि हमारी जनरल पब्लिक हो सकती है। अब ये पब्लिक इस बॉन्ड को परचेज करेगी, तो जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है, इसको हम याद रखिएगा, फेस वैल्यू, उस बॉन्ड के ऊपर ही ये फेस वैल्यू लिखा रहेगा कि ये 1000 रुपीज का बॉन्ड है या 100 रुपीज का बॉन्ड है। वो जो पैसा गया, वो पैसा गया एज अ लोन टू द कंपनी और टू द गवर्नमेंट, राइट? और ये बॉन्ड किसके पास आ गया? इन्वेस्टर्स के पास। नाउ द इन्वेस्टर्स दे बिकम द बॉन्ड होल्डर्स। नाउ उनके पास वो बॉन्ड है जो कि दिखाता है कि कितना पैसा उन्होंने लोन दिया है। लेकिन इन रिटर्न व्हाट विल द इन्वेस्टर्स गेट? उनको क्या मिलेगा लोन दे करके? जब भी हम लोन किसी को प्रोवाइड करते हैं, हमें मिलती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट जो मिलने वाली है, दे विल मेक दिस बॉन्ड अ ल्यूक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन। तो ये जो बॉन्ड है, इसके ऊपर आपने जितने प्राइस में बॉन्ड को परचेज किया है, जो उसकी फेस वैल्यू है, वो आपको मिलती है रिडेम्पशन के बाद। यानी कि इस बॉन्ड का कुछ पीरियड होगा। आपने लोन 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लाइक एवरी लोन इट हैज अ टर्म, इट हैज अ टाइम एसोसिएटेड विद इट। तो जब वो टाइम खत्म हो जाएगा, आपको ये फेस वैल्यू मिल जाती है, राइट? एंड इन दी इंटरवीनिंग पीरियड, जब तक वो मेच्योरिटी पीरियड नहीं आता, तब तक आपको क्या मिलता है? तब तक आपको पीरियोडिक कूपन पेमेंट्स मिलती है। कूपन पेमेंट इज जस्ट लाइक अ इंटरेस्ट पेमेंट दैट यू गेट पीरियोडिकली। ठीक है, तो ये जो कूपन पेमेंट मिलेगी, ये मिलेगी कूपन रेट के हिसाब से, और ये कूपन रेट विल अगेन बी मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड एज वेल।
इस बॉन्ड पे आपको 10%, 12%, 7%, 8% कूपन रेट है। सो दैट मीन्स ऑन द फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड 1000 रुपए का है तो उसके ऊपर जितना कूपन रेट है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कब मिलेगा? हर महीने मिलेगा, या 6 महीने के बाद मिलेगा, 4 महीने के बाद मिलेगा, या 1 साल में एक बार मिलेगा? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट, दैट विल ऑल्सो बी मेंशन्ड ऑन दिस बॉन्ड एज वेल, राइट? तो ये सारी चीजें आपको बॉन्ड के बारे में क्लियर हुई। अब ये भी ध्यान रखिए कि बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। यूजुअली बॉन्ड्स दे कैन बी इशूड फॉर 90 डेज, फॉर 360 डेज, फॉर 180 डेज एंड इवन मोर देन अ ईयर। इसके साथ साथ जो बॉन्ड को परचेज करने वाला है, जो बॉन्ड का बायर है, ही विल बी लेंडिंग सम मनी टू द बॉन्ड इशुअर, एंड द बॉन्ड होल्डर्स दे हैव राइट टू सर्टेन गारंटीड पेमेंट्स व्हिच आर नोन एज कूपन पेमेंट्स, एंड द बोरोड अमाउंट दे विल गेट आफ्टर द एंटायर लोन पीरियड और द एंटायर पीरियड ऑफ द बॉन्ड इट इज फिनिश्ड। उसके बाद आपको फुल फेस वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? ये बॉन्ड के बारे में बेसिक है। तो दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लो। बॉन्ड कौन देगा? बॉन्ड देगा बॉन्ड इशुअर, विच कैन बी अ गवर्नमेंट एंटिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, या फिर पीएसयूज, या फिर कोई कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी। उन्होंने बॉन्ड इशू किया, आपने बॉन्ड को खरीद लिया, एंड यू बिकेम द बॉन्ड होल्डर। नाउ दिस परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड, दिस अगर आप सीधा इशुअर से खरीदते हो, तो इशुअर जब इसको इशू करता है तो एक प्राइस के ऊपर इसको इशू करता है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और इट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी पार वैल्यू। फेस वैल्यू और पार वैल्यू इट इज अराउंड द सेम थिंग, ठीक है? तो जब इशू होगा बॉन्ड तो वो इस फेस या पार वैल्यू के ऊपर इशू होगा, आप इसको उसी प्राइस पे परचेज करेंगे, एंड दैट मींस यू हैव गिवन दिस अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू एज अ लोन टू द एंटिटी विच इशूड द बॉन्ड। इसके बाद आपको उस कूपन, उस बॉन्ड के ऊपर ही लिखा होगा कि कितनी कूपन रेट से आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलनी है, वो भी आप उसके हिसाब से ले लेंगे, ठीक है? नाउ यू कैन ऑल्सो डू वन अदर थिंग। एक तो आपका रिटर्न इस तरीके से आ सकता है कि आप ये कूपन पेमेंट्स आपको मिल रही हैं और वो फिक्स्ड इंटरेस्ट में मिल रही हैं या फ्लोटिंग इंटरेस्ट में मिल रही हैं। इसके बाद आपने बॉन्ड का जब रिडेम्पशन हो जाएगा, जब इसका पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आपको फेस वैल्यू भी वापस मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि यू कैन ऑल्सो ट्रेड दिस बॉन्ड ऑन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मीन्स जस्ट लाइक योर स्टॉक्स आर ट्रेडेड, जस्ट लाइक योर इक्विटी एंड योर कमोडिटीज आर ट्रेडेड, उसी तरीके से आपके बॉन्ड्स का भी मार्केट होता है, और मार्केट में भी आप बॉन्ड को सेल कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। तो वहां से भी इफ यू वांट यू कैन गेट सम प्रॉफिट। क्लियर? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर बेसिकली इज द फीचर्स ऑफ द बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्ड्स में जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे उनकी कोई ओनरशिप में शेयर नहीं होगा इन द फर्म। ऑब्वियसली वी नो कि जब भी आप किसी फर्म को लोन देते हो तो आप उस फर्म के ओनरशिप में कोई हिस्सा आपको नहीं मिलता है। ओनरशिप में हिस्सा तब मिलता है जब यू परचेज द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। So if you become the shareholder of the company or you provide long-term capital fund to the company, then you become the owner of the company. But अगर आप लोन दे रहे हैं, bonds परचेज कर रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट में कोई डिसीजन नहीं है, आपका कोई भी ओनरशिप में स्टेक नहीं है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दे ऑल्सो इशू बॉन्ड्स विच आर नोन एज डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स टर्म्स आपने ऑलरेडी कई बार देखी होंगी जब हम पूरे एफएम का डिस्कशन कर रहे हैं। दिस डिवेंचर इज बेसिकली अ बॉन्ड विच इज इशूड बाय अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है? बॉन्ड्स लाइक ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स दे हैव अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, राइट? ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट एंटिटीज इशू करती हैं, दे ऑलमोस्ट हैव नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, बिकॉज गवर्नमेंट, बुरा से बुरा क्या होगा, इफ गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पे बैक द बॉन्ड लोन, दे विल प्रिंट मोर करेंसी और वो आपको लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो लोन वापस जरूर कर देंगे, ऐसा गवर्नमेंट के एंटिटीज के साथ होता है। लेकिन there is a risk of default associated with the other entities like private companies और public sector companies। उनके जो bonds हैं वो आपको default हो सकते हैं, हालांकि इसी वजह से उनकी credit rating भी करी जाती है। All the bonds which are issued by different types of entities, they are given a credit rating by different credit rating agencies, ठीक है? If the issuing firm fails to pay the coupon interest or redemption value, you can always initiate a legal case against them, because just like a loan is defaulted on, अगर आपने लोन दिया है वो पेबैक नहीं हो रहा, तो you can initiate some legal action. Next is the interest payments which are made on the bond, they are tax deductible. Why do companies give bonds? बॉन्ड्स क्यों इशू किए जाते हैं, लोन क्यों लिए जा रहे हैं बॉन्ड्स के बेसिस पे, क्यों हम जाकर के बैंक से लोन नहीं लेते या हम कैपिटल इशू नहीं कर देते? तो एक फायदा बॉन्ड्स के साथ क्या होता है कि जब आप बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो लोगों को, तो वो इंटरेस्ट आप खर्चे के तौर पे दिखा सकते हो। तो इफ आई हैव इशूड अ बॉन्ड एंड आई एम पेइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स टू ऑल द बॉन्ड होल्डर्स, देन दैट मींस मैं अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर मैं एक्सपेंस दिखाऊंगा कि मैंने बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट किया है, और वो इनकम मेरे टैक्स से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो मेरा टैक्स उस इंटरेस्ट पेमेंट पे नहीं लगेगा। Next is the certificate of deposits and the commercial papers. They are money market instruments and they are not in category of bonds. कई लोग इसको confuse करते हैं। Certificate of deposits और commercial papers again are issued by the private companies or entities to raise funds, but these are money market instruments. These are not bonds. These are not long term debt instruments. मनी मार्केट के अंदर हम इसको ट्रेड करके जो मार्जिन होता है उसके ऊपर हम प्रॉफिट बनाते हैं। ये सीओडी और सीपी के अंदर होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर है?
तो इतनी सारी चीजें अभी तक आपको, मुझे पूरा भरोसा है, समझ आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, आप लोग कमेंट करके बताया करो कि मुझे ये जो चीज़ है वो क्लियर नहीं हुई, क्योंकि हियर आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड ऑब्वियसली आई हैव अ टाइम लिमिट, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी जाएं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं विच आर नॉट वेरी क्लियर टू यू। सो इफ दैट इज द केस, प्लीज टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड बैक टू यू, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल क्लियर देम बैक। ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड्स दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। वाई लिक्विड? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, बॉन्ड्स का एक फुल फ्लेज्ड मार्केट है, और उस मार्केट के अंदर आप बॉन्ड को जाकर कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास बॉन्ड है एंड दैट बॉन्ड इज गोइंग टू मैच्योर आफ्टर 5 years, तो आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिल रही हैं और आपको 5 साल के बाद बॉन्ड का फेस वैल्यू भी मिलेगा, लेकिन स्टिल आपको वो बॉन्ड लिक्विड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि 5 साल बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं जो फुल फेस वैल्यू है। तो बॉन्ड लिक्विड कैसे हुआ? लिक्विड ऐसे हुआ कि आप बॉन्ड को जाकर बॉन्ड मार्केट में तुरंत सेल आउट कर सकते हो और उसे लिक्विड कर सकते हो। ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद बॉन्ड। सबसे पहली है फेस वैल्यू और पार वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया, बॉन्ड के ऊपर ही बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है वो मेंशन्ड होती है। दिस इज द अमाउंट विच इज एक्चुअली गिवन एज अ लोन बाय द बॉन्ड होल्डर टू द बॉन्ड इशुअर। ठीक है। नाउ दिस अमाउंट, दिस फेस वैल्यू, इट विल बी पेड बैक आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद आपको फेस वैल्यू जो है वो दोबारा मिल जाएगी। ठीक है। नाउ कूपन रेट। कूपन रेट इज बेसिकली द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज एप्लीकेबल, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पीरियोडिकली मिलता है। ये फेस वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। तो अगर कूपन रेट 10% है, तो आपको फेस वैल्यू का 10% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पर मिलने वाला है। ठीक है। मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज द टाइम पीरियड, द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आफ्टर विच यू कैन रिडीम द बॉन्ड फॉर इट्स फेस वैल्यू। तो आप बॉन्ड होल्डर जो है वो फेस वैल्यू पे बॉन्ड को रिडीम कर लेगा, कितने टाइम के बाद करेगा, वो टाइम पीरियड जो है वो उसका मैच्योरिटी पीरियड कहलाएगा। Next is redemption value. Redemption value is basically your par value, the face value after redeeming the bond, the amount that you get from the issuer, that is your redemption value. ये वही अमाउंट होता है, यूजुअली वही अमाउंट होता है जो आपकी फेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज ट्रेडिंग इन द मार्केट। जैसे मैंने कहा, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स जो हैं वो सेल होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी है, कंपनी ने बॉन्ड को इशू किया है, और उसने इशू किस प्राइस पे किया है? फेस वैल्यू के ऊपर या पार वैल्यू के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं। एंड नाउ आई हैव परचेज द बॉन्ड एंड आई बिकेम द बॉन्ड होल्डर, and I have purchased the bond at this face value or par value. But then bond will also be can also be traded on a secondary market. और secondary market पे जो bond का प्राइस होगा वो प्राइस अलग हो सकता है, वो उसकी face value और par value से different प्राइस हो सकता है depending upon various conditions, like demand supply उस कंपनी की क्या है, बॉन्ड की रेटिंग अच्छी है या बुरी है, उसके हिसाब से उसका बॉन्ड में बॉन्ड मार्केट में ट्रेडिंग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि when you go to the secondary market and you look at the price of the bond, it may be different from face value or par value. It fluctuates depending upon various conditions. ठीक है। नेक्स्ट इज डे काउंट कन्वेंशंस। दीज कन्वेंशंस आर बेसिकली फॉलोड इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कन्वेंशंस फॉलो होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड्स के ऊपर जब भी हम मैच्योरिटी की बात करते हैं या इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करते हैं, कई बार जो है वहां पर ईयर्स और मंथ्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हम डे काउंट कन्वेंशन यूज करते हैं। जैसे कि एक्चुअल और एक्चुअल, इसका मतलब मंथ में जितने एक्चुअल डेज हैं और साल में एक्चुअल जितने डेज हैं उतने डेज हम मानकर चलते हैं कि बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल, वी नो दैट इन ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज आर देयर इन अ ईयर, और लीप में 366 डेज होते हैं। कुछ मंथ्स में 30, कुछ मंथ्स में 31, कुछ मंथ्स में फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। तो इस वजह से अलग अलग महीनों में आपका जो फ्लक्चुएशन आ रहा है नंबर ऑफ डेज का, उसको सेटल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन कर दिया, मान लीजिए कि मंथ में हम हमेशा 30 डेज मानेंगे, और 360 डेज के लिए हम आपको यानी कि 12 मंथ्स के लिए हम आपको ये बॉन्ड दे रहे हैं। तो ये डे काउंट कन्वेंशन होती है कि, और ये बॉन्ड के ऊपर ही मेंशन रहता है कि इस बॉन्ड में हम कौन सी डे काउंट कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। हम साल के अंदर एक्चुअल जितने डेज हैं उतने मान रहे हैं, या हमने 365 सेट कर दिया है, 360 सेट कर दिया है, और मंथ्स में कितने डेज हैं, एक्चुअल जो 30 या 31 डेज हैं हम वो मान रहे हैं, या हमने 30 डेज को सेट कर दिया है। दिस इज हाउ वी यूज द डे काउंट कन्वेंशन। हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। नाउ बॉन्ड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन उन बॉन्ड्स की रेटिंग कैसी है, उन बॉन्ड से जो आप क्रेडिट दे रहे हो, लोन दे रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है। इशुअर, द बॉन्ड इशुअर, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दैट इशुअर, वो इशुअर गवर्नमेंट एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी है, उस इशुअर का क्रेडिट रेटिंग क्या है, मैच्योरिटी पीरियड बॉन्ड का कितना है, ये सारी चीजों के ऊपर हम बॉन्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो एक जो सबसे पहले बॉन्ड्स, जो सबसे कॉमन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स।
These bonds they offer a fixed rate of coupon payments, right? नेक्स्ट इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड्स पे जो कूपन रेट है वो फ्लोटिंग है, वो कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, वो किसी दूसरे इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड है। तो हम जैसे कहते हैं कि मार्केट में रेट चलता है मुंबई इंटर बैंक ऑफिस रेट या लंदन इंटर बैंक ऑफिस रेट, ये वो ऑफिस रेट्स होते हैं जो बैंक्स एक दूसरे के साथ जो शॉर्ट टर्म लोन ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें जो रेट्स यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमने ऐसे किसी बेंचमार्क रेट के साथ उसको लिंक कर दिया, तो हम कहेंगे कि मार्केट में जैसे जैसे मीबोर चेंज होगा, ये रेट चेंज होगा, उसी तरीके से आपका बॉन्ड का भी जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर जीरो कूपन बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स दे डू नॉट हैव अ कूपन पीरियोडिक पेमेंट, यानी कि कूपन इंटरेस्ट रेट इन बॉन्ड्स का जीरो होता है, आपको कोई भी कूपन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपको मिलेगा क्या? You will be issued that bond at a discount price. So that means if a bond has a par value of 1000 rupees, बॉन्ड के ऊपर मेंशन है कि 1000 रुपीज का ये बॉन्ड है, लेकिन कंपनी जब आपको इशू करेगी तो वो शायद 900 रुपीज में इशू कर दे, तो यू विल पे ओनली 900 रुपीज एंड यू विल गेट द बॉन्ड। बट एट द रिडेम्पशन टाइम, एट द मेच्योरिटी टाइम, जब मैच्योर हो जाएगा तब आपको पूरा फेस वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 1000 रुपीज। तो ये जो 100 रुपीज का डिफरेंस है वो आपकी इनकम बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलेगा तब आपका जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे आपको जो है इशू किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज हाई यील्ड बॉन्ड्स। दीज आर जंक बॉन्ड्स विच ऑफर और प्रॉमिस अ वेरी हाई यील्ड। और ये बॉन्ड्स की जो यूजुअली रेटिंग होती है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, इसी वजह से वो ज्यादा इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस करते हैं। फिर आपके कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आते हैं। दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वेयर द बॉन्ड होल्डर्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे हैव एन ऑप्शन कि अगर वो चाहें तो बॉन्ड्स की रीपेमेंट देने की बजाय वो बॉन्ड का जितना वैल्यू है उतनी वैल्यू के शेयर जो है अपने राइट में ले लें। नेक्स्ट कम्स योर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड फंड्स। These are the those bonds where the principal and interest payments they are also indexed to inflation. इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से भी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता है। तो ये एक बहुत ही रेयर टाइप का इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है। फिर आपके दूसरे इंडेक्स फंड्स होते हैं जो किसी दूसरे बेंचमार्क इंडेक्स के साथ लिंक्ड हैं और उनमें अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है उसके हिसाब से आपके बॉन्ड की प्राइस की भी फ्लक्चुएशन होती है। फिर आपकी एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज होती है। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स इन दिस केस दे आर बैक्ड बाय अंडरलाइंग एसेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ऐसा कहा कि एक बैंक है, उस बैंक ने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से बैंक को टाइमली इंटरेस्ट जो है वो रिसीव होता है। अब बैंक मनी रेज कर रहा है फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स, और उस बॉन्ड पे मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट है दैट इंटरेस्ट इज लिंक्ड टू द इनकम विच द बैंक इज गेटिंग फ्रॉम दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप किसी दूसरे एसेट से लिंक करके बॉन्ड्स की जो यील्ड है या बॉन्ड्स का जो रिटर्न है वो प्रॉमिस करते हो पब्लिक को, तो उसको हम एसेट बैक्ड बॉन्ड कहते हैं, right? So any kind of a security, it can be a bond, it can be other kind of a security which is asset backed, which is backed by a certain kind of asset, वो आपका asset backed security होती है। फिर आती है आपके सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स। दीज आर लोअर प्रायोरिटी बॉन्ड्स। जब आपकी कंपनी जिसने बॉन्ड इशू किया है, इन एनी केस इफ दैट कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विफाइड, अगर वो कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो उस कंपनी में सबको रीपेमेंट करी जाएगी, लेकिन जो ये बॉन्ड होल्डर्स हैं, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स के जो होल्डर्स हैं, उनको लोअर प्रायोरिटी पे पेमेंट करेंगे, पहले हम दूसरे लोगों को पेमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर कवर्ड बॉन्ड्स। कवर्ड बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय अगेन कैश फ्लोज फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ पब्लिक एसेट। नेक्स्ट इज परपेचुअल बॉन्ड। इनकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है, बस आपको एक पीरियोडिक इंटरेस्ट जो है इन बॉन्ड्स के ऊपर मिलता रहता है। नेक्स्ट इज बियरर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स हैं यूजुअली बियरर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जिसमें जो होल्डर है उसका नेम नहीं होगा, बॉन्ड्स के ऊपर होल्डर का नेम नहीं लिखा गया रहता है, और इसी वजह से जो बियरर बॉन्ड्स हैं दीज आर ट्रेडेबल इन द मार्केट एज वेल। नेक्स्ट योर ट्रेजरी बॉन्ड, द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड दीज आर नॉट एक्सपोज टू द डिफॉल्ट रिस्क ऑब्वियसली। सो इसके बाद हम बॉन्ड्स में कुछ ऑप्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। Bonds, let us say a bond is issued by a company known as ABC Limited and it issues a 5-year bond of 500 crores and it agrees to pay 9% interest semi-annually to a bondholder. Okay. Now there is an option known as call option. This option makes the bond callable bonds. अगर issuer चाहे, this bond issuer, it can issue a bond with a call option, then that bond will be known as a callable bond. Callable bond का मतलब है कि this ABC Limited can call its bond back बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड। सो आफ्टर 5 years द बॉन्ड विल मेच्योर एंड आपको अपना फेस वैल्यू मिल जाता, लेकिन एबीसी लिमिटेड चाहे तो 5 साल से पहले बॉन्ड होल्डर को बोलेगा कि आप मुझे बॉन्ड वापस दे दो और मुझे पूरा जो आपका फेस वैल्यू आपको मिलनी चाहिए थी वो फेस वैल्यू आप मेरे से रिसीव कर लो, या अगर प्रीमियम भी रिसीव करना है तो रिसीव कर लो। दिस इज डन व्हेन द कंपनी डज नॉट वांट टू पे पीरियोडिक पेमेंट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो वो चाहे तो लोन को जल्दी खत्म करके जल्दी ही मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही
बॉन्ड को वापस बुला लेंगे और बॉन्ड होल्डर को जितनी पेमेंट उसकी ड्यू है वो कर देंगे, राइट। देन कैन बी आर पुटेबल बॉन्ड्स। पुटेबल बॉन्ड्स, दिस इज एन ऑप्शन अगेन इशूड बाय द एबीसी लिमिटेड। अगर वो एक बॉन्ड इशू करते हैं विथ पुट ऑप्शन, देन दैट बॉन्ड बिकम्स अ पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड क्या करता है, ये बॉन्ड होल्डर को राइट देता है, बॉन्ड होल्डर हैज राइट कि आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले मेरी पेमेंट कर दो, मेरा बॉन्ड रिडीम कर दो। दिस इज देयरफॉर आल्सो रेफर्ड टू एज अ रिट्रैक्टेबल और पुटेबल बॉन्ड, राइट। तो अगर कॉलेबल बॉन्ड है तो वहां पर इशुअर को राइट है कि वो मेच्योरिटी पीरियड से पहले बॉन्ड को पे आउट कर दे। एंड इफ इट इज अ पुटेबल बॉन्ड, दैट मींस द बॉन्ड होल्डर हैज अ राइट कि इशुअर अगेन मेच्योरिटी पीरियड से पहले पे आउट कर दे, ठीक है। सो एनी बॉन्ड इट कैन बी इशूड एज कॉलेबल बॉन्ड और एज अ पुटेबल बॉन्ड और एज बोथ, कॉलेबल पुटेबल दोनों हो सकता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आंसर करो, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल करेक्ट बात है, बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बॉन्ड्स आर पार्ट ऑफ द नेट वर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज, नो, बॉन्ड इज अ लोन गिवन टू द एंटरप्राइज। वेन एवर अ लोन इज गिवन, वो आपकी नेटवर्थ के अंदर जो है इंक्लूड नहीं होगा। नेटवर्थ में आपकी कैपिटल इंक्लूड होती है, ओनर्स का या इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लेम इंक्लूड होता है, लेकिन बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड इज इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यस, उसकी मेच्योरिटी जो पीरियड होता है उतने टाइम के लिए इशू करते हैं। एंड बॉन्ड कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल, यस, इट इज नोन एज कूपन रेट, और ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट है बॉन्ड के ऊपर। सो ऑप्शन जो यहां पर इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बॉन्ड्स। व्हाट इज ट्रू अबाउट बॉन्ड? Bond can be issued only with call option, bond can be issued only with put option, bonds can be issued with both put and call option, और bonds can be issued with put और call option। तो यहां पर सिंपल है, बॉन्ड्स को कॉल ऑप्शन से इशू कर सकते हैं, पुट ऑप्शन अकेले से भी इशू कर सकते हैं, दोनों से भी इशू कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आइदर पुट और आइदर कॉल से कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा, बॉन्ड्स कैन बी इशूड विद बोथ पुट और कॉल ऑप्शन, ठीक है। दोनों ऑप्शन चाहे तो लगाए जा सकते हैं। एंड इफ द इशूअर वांट्स टू ओनली सेल कॉलेबल बॉन्ड और ओनली सेल पुटेबल बॉन्ड, दे कैन ऑल्सो डू दैट। क्लियर हो गया? नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे बॉन्ड्स की वैल्यू तो फेस वैल्यू होती है जो बॉन्ड के ऊपर लिखी है, राइट, लेकिन ये तो फेस वैल्यू है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर मी। मेरे लिए आज ये जो बॉन्ड है वो कितना वैल्यूएबल है। सो इफ आई लेट अस से परचेज अ बॉन्ड, दिस बॉन्ड प्रोमिसेस मी अ सेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, लेट अस से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी हमें एनुइटीज मिलती हैं, व्हाट आर एनुइटीज माय डियर फ्रेंड्स? Annuities are basically the series of payments in the future that will be made, ठीक है। फ्यूचर में आपको कुछ पेमेंट्स करी जाएंगी, वो आपकी एन्युटी बनती है। तो अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, लेट अस से आई परचेज अ बॉन्ड, दिस बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज एंड दिस बॉन्ड promises me a coupon rate of 10%. In addition to this, this bond also says that this coupon rate payment will be made or paid to me annually. एनुअली यानी कि हर महीने, हर साल मुझे ये जो 10% यानी कि 100 रुपए की जो पेमेंट है वो होने वाली है। इसके अलावा ये जो बॉन्ड है इट हैज बीन इशूड फॉर लेट अस से 10 years, राइट। सो आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस बॉन्ड। नाउ मुझे इस बॉन्ड से क्या रिटर्न मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर 10 years आई विल बी गेटिंग 100 रुपीज, ठीक है। सो 100 रुपीज एवरी ईयर, दैट इन अमाउंट्स टू 100 into 10, दैट इज 1000 रुपीज। एक तो ये मिल रहा है। दूसरा, आफ्टर 10 years आई विल ऑल्सो गेट अ रिडम्पशन वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज। सो मेरा कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लोज मेरे क्या बन गए? आई विल बी गेटिंग 100 रुपीज आफ्टर 1 year, इसी तरीके से 100 आफ्टर 2 years, इसी 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7, 8, 9, 10, 10th ईयर में भी मुझे 100 रुपीज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आफ्टर 10 years आई विल बी गेटिंग 1000 रुपीज एज वेल, जो इसकी फेस वैल्यू का रिडम्पशन है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? नाउ हमने एन्युइटीज की जब डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, व्हाट वी सॉ वाज दैट मनी हैज अ टाइम वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। मनी की एक टाइम वैल्यू है। जो 100 रुपए मुझे आज मिलेंगे और जो 100 रुपए मुझे 1 साल बाद मिलेंगे, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। तो हाउ डू आई कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज? जो फ्यूचर में मुझे पैसा मिलने वाला है उसका वैल्यू आज कैसे निकालते हैं? उसका एक सिंपल तरीका होता है। हम मानकर चलते हैं एक इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है,
राइट? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं अर्न कर सकता हूं अगर मैं आज पैसा इन्वेस्ट कर दूं मार्केट में। तो मान लीजिए आज के समय इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% का चल रहा है मार्केट के अंदर, मान लीजिए 10% है। इसका मतलब है कि अगर मैं आज 1 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, आई इन्वेस्ट ₹1, सो आफ्टर 1 ईयर इट पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा और आई विल हैव 1.1 रुपीज। क्लियर हुआ? ये 1.1 रुपीज कैसे आया? कैसे आया? हमने 1 रुपीज को 0.01 से जो है मल्टीप्लाई किया, वो हमें एक इंटरेस्ट मिला, और ये जो इंटरेस्ट था वो 0.1 रुपीज था, और 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1 रुपीज। ये इस अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 साल के बाद। क्लियर हो रहा है? ऐसे हम निकालते हैं। तो वेन एवर वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट, व्हाट वी डू इज वी डिवाइड इट बाय द इंटरेस्ट रेट। सो लेट अस से मुझे 1 साल के बाद ये जो 100 रुपए मिलेंगे, आफ्टर 1 ईयर आई विल बी गेटिंग 100 रुपीज। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? Present value will come out to be 100 rupees divided by 1 plus interest rate. This is 100 rupees divided by 1 plus, let us say जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितना चल रहा है? मैंने बोला 10% का ही चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूं 1 plus 0.1 that is 1.1. So this will be the value of 100 rupees that I will receive after 1 year. ये उस 100 रुपीज की, 1 साल के बाद मिलने वाले 100 रुपीज की आज की वैल्यू है, क्योंकि आज वो इतना पैसा, आज मेरे पास इतना पैसा रहे, दिस 100 by 1.1 if I divide it, and I will have to use a calculator because I am not at all confident with my calculations made in my mind, right? तो 100 को मैं डिवाइड करता हूं 1.1 से, इट टर्न्स आउट टू बी 90.90 या 90.91 रुपीज। तो इसका मतलब है कि आज मेरे पास अगर 90 रुपीज है एंड आई इन्वेस्ट इट इन द मार्केट, आई विल गेट 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। सिमिलरली अगर मुझे 2 साल के बाद जो 100 रुपीज मिल रहे हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? आई विल से 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2। आफ्टर 5 ईयर्स 100 रुपीज आई एम गेटिंग, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 5। सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स present value will be 100 rupees divided by 1.1 raised to power 5, sorry raised to power 10, I am extremely sorry, raised to power 10। Similarly ये जो 1000 रुपीज मुझे 10 साल के बाद मिल रहे हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इट इज 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.1 रेज्ड टू पावर 10। क्लियर हुआ आपको? सो इस तरीके से हमें सारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज इस बॉन्ड से मिल रहे हैं, इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? आई विल हैव टू ऐड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज फ्यूचर कैश पेमेंट्स। मुझे ये सारी पेमेंट्स को ऐड करना है। तो ऐड करते हुए अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहले 1 साल के बाद 100 रुपए जो मिल रहा है, दैट इज 100 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई रेज टू पावर ऑफ 1 प्लस 100 ओवर 1 प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर चल रहा है डिवाइडेड रेज टू पावर 2। इसी तरीके से करते हुए 100 ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर ऑफ 10, और फाइनल में ये जो मुझे रिडेम्पशन वैल्यू मिल गई 1000 रुपीज की, या इसको मैं फेस वैल्यू कह देता हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 10। ये मेरी बॉन्ड की वैल्यू है आज के समय। ये मेरे बॉन्ड की वैल्यू है। जो भी मुझे इंटरेस्ट रेट मिलना है और जो फ्यूचर में मुझे रिडेम्पशन वैल्यू मिलनी है, वो सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की आज की वैल्यू मैंने ऐसे कैलकुलेट करनी है। नाउ ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टेडियस फंक्शन। अगर मेरा बॉन्ड 10 साल 5 साल 6 साल का है तो मुझे ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अवेलेबल है मेरे पास। आई हैव अ कैलकुलेटर अवेलेबल, सो दैट इज वाई आई डू नॉट नीड टू डू दिस अगेन एंड अगेन। अगर मुझे 100 को 1.1 से डिवाइड करना है तो आई कैन सिंपली यूज माई कैलकुलेटर एंड देन द वैल्यू विच कम्स आउट, उसको दोबारा 1.1 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। उसको दोबारा 1.1 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 100 अपॉन 1.1 रेज़्ड टू पावर 3 की वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा डिवाइड करो 100 अपॉन 1.1 रेज़्ड टू पावर 4, डू दिस 10 टाइम्स एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड आफ्टर दैट 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़्ड टू पावर 10 आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्लियर हो गया? सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है। इसको शॉर्ट टर्म में अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, जहां पर अगर हमें इंटरेस्ट रेट पता है, इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट कितना मिल रहा है, हमें ये पता है कि 10 कितने साल के लिए जो बॉन्ड है वो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द बॉन्ड। आई ऑल्सो नो द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड आई ऑल्सो नो द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट आई विल गेट इन द मार्केट। क्योंकि हमेशा आप देखिए, आप बॉन्ड जब परचेज कर रहे हैं तो आपको कूपन रेट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है हमेशा, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर चलता रहता है ना। मार्केट में जो आप नॉर्मली इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हो, आप हमेशा कोशिश करोगे कि बॉन्ड के ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, राइट? सो लेट अस से देयर इज अ बॉन्ड व्हिच इज ऑफरिंग मी 12% कूपन रेट।
बट मार्केट के अंदर जो प्रिवेलिंग रेट है वो सिर्फ 7% का है. सो दैट मीन्स आई विल अर्न लेस इंटरेस्ट इन द मार्केट बट मोर इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड. क्लियर? सो दैट मीन्स मुझे बॉन्ड खरीदने में मुझे ज्यादा फायदा लग रहा है. इस वजह से भी बॉन्ड मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो वैल्यू है, उसका जो प्राइस है, वो बढ़ जाएगा. अगर कोई ऐसा बॉन्ड है विच इज ऑफरिंग मी 7% इंटरेस्ट रेट बट इन मार्केट आई कैन अर्न 10%, देन दैट मीन्स कि बॉन्ड जब बॉन्ड मार्केट में सेल होगा तो उसका प्राइस जो है वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा, प्राइस थोड़ा कम सेल होगा क्योंकि वो कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है. ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरी कहानी क्यों समझाई, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड. सो एवरी बॉन्ड इट हैज एन एसोसिएटेड फ्यूचर कैश फ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज फ्यूचर कैश स्ट्रीम्स, कैश फ्लोस. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितने टाइम के बाद मिलेगी, पूरे मेच्योरिटी होने के बाद. तो यानी फेस वैल्यू ओवर 1 प्लस केडी. केडी क्या है, केडी इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यू कैन से द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू कैन अर्न इन द मार्केट. यानी मार्केट में अगर पैसा डालूं तो इतना पैसा मुझे मिल सकता है. ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आई डू 1 प्लस दैट इंटरेस्ट रेट रेज टू द पावर ऑफ जितने साल के लिए बॉन्ड की मेच्योरिटी है. ठीक है, ये क्लियर हो गया. ये तो फेस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू हो गया. जो फेस वैल्यू थी बॉन्ड की, उसका आज के समय क्या वैल्यू मिलेगा मुझे. दूसरी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही हैं, उन इंटरेस्ट पेमेंट्स का सिग्मा मैंने यहां पर लगा दिया कि इंटरेस्ट जितना मिल रहा है, जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, डिवाइडेड बाय अगेन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पार, जितने साल बाद वो इंटरेस्ट मिलेगा. 1 साल बाद वाले को रेज टू पार 1, फिर प्लस 2 साल के बाद जो मिलेगा, प्लस 3 साल के बाद जो मिलेगा. तो इस सारी वैल्यूज को एडअप करो. राइट, सो यू कैन डू दिस वेरी इजीली, बिलीव मी, व्हेन यू यूज अ कैलकुलेटर. यू हैव अ कैलकुलेटर अवेलेबल इन द एग्जाम एज वेल. यू आर अलाउड टू कैरी योर कैलकुलेटर, और आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है. इसके अलावा हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा कि जब भी हम किसी भी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देन दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज. दिस इज अ नॉट एन एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला. और आपके लिए ये भी काफी है क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली भी कोई आंसर वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यू कैन टैली इट विद द ऑप्शंस एंड यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. राइट, एंड दीज अप्रोक्सीमेट्स आर वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेट्स, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है. तो ये फॉर्मूला क्या है कि कैश फ्लो पर पीरियड, यानी कि फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि इंटरेस्ट पेमेंट 100 रुपए की मिलेगी मुझे हर साल, तो वो कैश फ्लो कितना हो गया, 100 रुपए. और वो इंटरेस्ट रेट जो मार्केट के अंदर चल रहा है, दैट इज दिस आर इंटरेस्ट रेट. और ये एन वो क्या है, जितने साल बाद वो इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है. ठीक है, कितने पेमेंट्स करेंगे, जैसे 10 बार पेमेंट होनी है, 10 साल मुझे पेमेंट होनी है, तो वो वहां पर मैं एन की पावर 10 डालूंगा. ठीक है, सो फॉर इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई विल यूज. पहले तो मैं वही यूज करूंगा, फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. जो रिडेम्पशन पे मुझे पार वैल्यू मिलनी थी, उसका आज के समय क्या वैल्यू है, आई विल कैलकुलेट यूजिंग दिस. और ये जो सिग्मा वाला फॉर्मूला है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इंटरेस्ट अमाउंट, जो कूपन पे इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है उसका अमाउंट, रेट नहीं अमाउंट. यानी कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय योर फेस वैल्यू. कूपन रेट 10% है, 5% है, वो फेस वैल्यू पे मिलता है. तो फेस वैल्यू से हम कूपन रेट को यूज करके हम इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो निकालेंगे. और फिर उस इंटरेस्ट के ऊपर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस के डी रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर ओवर 1 प्लस के डी. तो ये हमारा जो है पीवी का ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला होता है. आप ये फॉर्मूला याद करके इसको यूज कर लो, या फिर जो तरीका मैंने पहले बताया, हर कूपन पेमेंट को जितने साल बाद मिलनी है उससे आप उसको यूज करें. कूपन पेमेंट ओवर 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर है रेज टू पावर ऑफ ईयर, जितने साल बाद वो कूपन पेमेंट हमें मिलनी है, जितने टाइम बाद वो कूपन पेमेंट हमें मिलनी है, ऐसे करके सारी कूपन पेमेंट्स का वैल्यू ऐड करते जाओ. क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. A bond whose par value is 1000 rupees bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 3 years. ओके, क्या क्या मिल गया, पार वैल्यू मिल गई, कूपन रेट मिल गया. कूपन रेट और पार वैल्यू मिल गई, तो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट जो आ रही है, कूपन पेमेंट आ रही है, वो कितनी हो गई, दैट इज 12% ऑफ 1000, दैट कम्स आउट टू बी 120. 120 की कूपन पेमेंट होगी. ओके, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज 10%. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड. नाउ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, दैट मींस मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10% का चल रहा है, क्योंकि वही तो मेरा रिक्वायर्ड रेट है. वो मार्केट वाला जो इंटरेस्ट रेट है, एटलीस्ट वो मुझे बॉन्ड के ऊपर मिलना चाहिए. तो वो रेट कितना है, 10%. नाउ दिस बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स. 3 साल के लिए बॉन्ड जो है वो मेरा मैच्योर रहेगा. अगर मैं इस बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो वैल्यू इस बॉन्ड की कैसे निकल कर आएगी दोस्तों, सारी कैश स्ट्रीम्स का प्रेजेंट जो फ्लो है वो हम निकाल लेते हैं. सबसे पहले 120 रुपीज आफ्टर 1 ईयर. राइट, और इंटरेस्ट जो रेट है वो कितना चल रहा है, 10% रेस्ट पार 1 प्लस 120 ओवर 1 प्लस 0.1 रेस्ट पार 2 प्लस 120 ओवर 1 प्लस
0.1 raised to power 3, or after the 3 year period ends, then again I will get the full redemption value of this 1000 rupees. 1000 rupees over 1 plus 0.1 raised to power 3. This is going to be the value of the bond. If I use my calculator and I come up with this value, तो सबसे पहले 120 divided by 1.1 is coming out to be 109.09 plus, again I divide this value by 1.1, that is coming out to be 99.17 plus, again I divide it by 1.1, 90.1516 होगा अप्रोक्सीमेटली, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है. एंड देन 1000 divided by 1.1 divided by 1.1 divided by 1.1 is coming out to be 751.31. right? Now add up all these values. इन सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं. 751.31 प्लस 90.16 प्लस 99.17 plus 109.09 is coming out to be 942.549. So what I'm seeing here is that the total payments that I'm getting from this bond, ये जो टोटल पेमेंट्स अमाउंट टू हो रही हैं, ये कितनी निकल कर आ रही हैं? ये निकल कर आ रही है, इसकी वैल्यू टोटल निकल कर आ रही है 942.549. दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर मी टुडे, राइट? बट आई विल बी यूजिंग 1000 रुपीज टू परचेज दिस बॉन्ड ऑल्सो. मैं 1000 रुपीज इस बॉन्ड को परचेज करने में भी यूज कर रहा हूं. So that is why I decide कि whether I should buy this bond or not, because the value of this entire future payments is coming out, how much is coming out to be only 942.54 rupees, which is less than the par value of this bond. Clear हो गया आपको? But I think I have done some mistake in this calculation. This amount is not 942.549, क्योंकि इतना तो नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए. Again I told you my calculations are not very good. Again I will add up all these value. 109.09 plus 99.17 plus 90.16 plus 751.31. okay, so amount is coming out to be 1049.73. sorry, right? So this is the amount that is coming out. So that means the value of the bond for me today is 1049.73, which is more than the value of 1000 rupees, जो उसका पार वैल्यू है. तो आज के समय में 1000 रुपए देकर बॉन्ड खरीदता हूं और मुझे एक्चुअल आज के समय जो वैल्यूज बॉन्ड की फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मिलेगी, वो मिलेगी अराउंड 1050 रुपीज. तो यस, मुझे बॉन्ड परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि 50 रुपए का मुझे एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है. क्लियर हो गया आपको? नाउ अगेन द बॉन्ड्स दे कैन ऑल्सो बी इशूड विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट. सेमी एनुअल का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो कूपन पेमेंट्स है वो 6 महीने के बाद की जानी है. तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मार्केट में मिल रही है वो पर एनम इंटरेस्ट रेट होती है, तो उसको हाफ कर देंगे कि अगर साल में आपको रिक्वायर्ड रेट 10% है तो 6 महीने में आपका रिक्वायर्ड रेट 5% होगा. तो हर कूपन पेमेंट को हम 5% के हिसाब से यहाँ पर 1 + KD/2 कर देंगे. ठीक है, तो KD जो है यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हाफ करके उसको 1 से ऐड करेंगे. सिंपल फॉर्मूला है, कैश फ्लोज निकालने का वही तरीका है, राइट? और नंबर ऑफ पेमेंट्स भी डबल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब आपके जो नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं वो आपकी अगर 10 साल के लिए थी तो वो 20 बार हो जाएगी, क्योंकि हर साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है. क्लियर हो गया? सो लेट अस यूज दिस क्वेश्चन अगेन. ये क्वेश्चन सेम है. बॉन्ड की पार वैल्यू है 1000 रुपए की. इट बियर्स अ कूपन रेट ऑफ 12%. इट इज पेएबल सेमी एनुअली एंड हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years. ओके, द रिक्वायर्ड रेट ऑन बॉन्ड इज 10%. सो नाउ व्हाट विल चेंज? अगर मैं फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने की कोशिश करूं तो पहले मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट मेरा सेमी एनुअली पेड है, यानी कि जो मुझे साल के 12% का रेट मिलता है, मुझे 6 महीने पे 6% का रेट मिलेगा. और मेरी जो इंटरेस्ट पेमेंट निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 6% ऑफ 1000 रुपीज. 6% of 1000 rupees is coming out to be 60. This is the interest payment and we will get it after 6 months. तो अब मेरे पास 20 टोटल पेमेंट्स आएंगी, क्योंकि 6 टोटल पेमेंट्स आएंगी बिकॉज आई हैव द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years. तो यहां पर अगर मैं सारी इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल कर आएगी? 60, दैट इज द इंटरेस्ट पेमेंट, डिवाइडेड बाय अब मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड कितना है? 10% का. अभी जो 10% का रेट है, ये 10% का भी तो एनुअल रेट है, राइट? मुझे यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट निकालना है तो मुझे यहाँ पर एक कोशिश करनी है कि 5% पर 6 मंथ्स के हिसाब से मैं रेट निकालूंगा. तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1 + 0.05
रेज टू पावर 1 प्लस 60, अगेन 6 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई रेज टू पावर 2 प्लस 60, 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 3, ऐसे करते हुए प्लस 60, 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 6, यहां तक वैल्यू जाएगी। और फाइनली जो आपको 1000 रुपए की एक पेमेंट 3 साल के बाद होने वाली है, उसको मैं वैसे ही कैलकुलेट करूंगा जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था। दैट विल कम आउट टू बी 1 प्लस द इंटरेस्ट रेट इज 10%, 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 3। क्लियर है? So this is how we calculate the bond with a semi-annual interest, that the value of that particular bond. Now let us talk about the yield on the bond. Yield on the bond or the current yield on the bond is basically the return that you are getting from the bond. ये वो इंटरेस्ट या फिर वो रिटर्न के रेट को मेजर करता है जो आपको बॉन्ड पे मिलता है इफ इट इज परचेज्ड एट द करंट मार्केट प्राइस। लेट अस से द बॉन्ड इज परचेज्ड ऑन द इशूड प्राइस, जो उसका फेस वैल्यू है, अगर उसके ऊपर मैं बॉन्ड को मानूं कि ये बॉन्ड मैंने तभी परचेज किया है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे निकल कर आएगा, और जब मैं मार्केट प्राइस पे उसको परचेज करता हूं तो उसका यील्ड जो है अलग निकल कर आएगा। सो करंट यील्ड इज इक्वल टू कूपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस, दैट इज द इंटरेस्ट दैट यू आर गेटिंग ऑन द बॉन्ड and the price at which you purchase the bond, right? That is your current yield. ठीक है, तो बॉन्ड की यील्ड बेसिकली वो रिटर्न होगा जो आपको मिलेगा। तो जैसे अगर मैं कहूं कि इफ अ बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, इट कैरीज अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, इज कोटेड इन द मार्केट एट रुपीज 800, देन द करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड इज व्हाट। तो मुझे अगर करंट यील्ड यहां पर फाइंड आउट करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या है, कूपन इंटरेस्ट रेट पेमेंट, दैट इज हाउ मच, दैट इज 8%, एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस, द मार्केट प्राइस इज 800 रुपीज, राइट। तो आपका जो यील्ड निकल कर आएगी वो यील्ड कितनी होगी, yield is equal to coupon interest, that is 8%, that is 0.08 divided by the current market price. The current market price जो आप परचेज कर रहे हो वो कितना है, 800 रुपए का। इट इज कमिंग आउट टू बी 8/100 इंटू 800। अब ये जो 8/800 है, इसके हिसाब से आपका जो यील्ड है वो यील्ड निकल कर आएगी, द यील्ड विल कम आउट टू बी अराउंड 10%, right? So that is how the yield is calculated. Yield is basically the interest return that you are getting on the bond and the current market price at which you are purchasing the bond. क्लियर? तो जब भी आपको करंट यील्ड निकालनी हो, ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं यील्ड टू मैच्योरिटी आल्सो, YTM। YTM एंड करंट यील्ड कैन बी डिफरेंट, राइट? सो करंट यील्ड आपकी सिंपल कैसे निकल रही है, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है उसको आप करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो। इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है 8% ऑफ 1000 रुपीज, 0.08 इंटू 1000, दैट इज कितने, 80 रुपीज ओवर 800 रुपीज, और उसका परसेंट में अगर निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा, 10%, या फिर रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 0.1, 0.1, दैट विल बी द यील्ड ऑन द बॉन्ड। क्लियर हो गया? नाउ यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की YTM यील्ड टू मैच्योरिटी, इसका मतलब ये है कि दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू विल अर्न व्हेन यू परचेज द बॉन्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस एंड यू होल्ड इट अंटिल द मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी तक आप उसको होल्ड करिए तो वो आपका YTM यील्ड टू मैच्योरिटी बन जाता है। नाउ द YTM इज द डिस्काउंट रेट which equals the present value of the promised cash flows to the current market price or the purchase price of the bond। तो YTM बेसिकली क्या है, ये वो रेट है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसको आप मानकर चलते हो कि मार्केट में आपको मिलेगा, जिससे कि जितनी भी उस बॉन्ड की फ्यूचर कैश फ्लोज बची हैं उसकी वैल्यू आपके करंट बॉन्ड के मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका बेसिकली YTM होता है। तो YTM का मतलब क्या है कि YTM में आप एनुअल इंटरेस्ट जो बॉन्ड के ऊपर आपको मिलने वाला है प्लस the face value of the bond minus the price at which you are purchasing the bond divided by the maturity period of the bond, and the entire value is again divided by the face value plus the current market price divided by 2। ये है YTM का फॉर्मूला। ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है जो बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। अगर हम YTM निकालने की नॉर्मली कोशिश करें, ये तो एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, तो वहां पर हमें ट्रायल एंड एरर का यूज करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल वहां पर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, YTM को बराबर करना होता है इस तरीके से कि जो बॉन्ड की जितनी भी फ्यूचर कैश फ्लोज है वो करंट मार्केट प्राइस के बराबर आए। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहां पर आपका बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहां पर हमने देखा कि सारे जितने कैश फ्लोज हैं इन सभी कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और जो फाइनल रिडेम्पशन अमाउंट मिलेगा इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और ये सब सारी वैल्यू है ये बॉन्ड के करंट मार्केट प्राइस के बराबर होनी चाहिए। और करंट मार्केट प्राइस बराबर करने के लिए आपको ये इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए
कि मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट प्रिवेल करेगा। इसका ये मतलब है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कूपन पेमेंट कितनी है, 100 रुपए की है या 200 रुपए या 120 रुपए, जो भी कूपन पेमेंट है, यू नो द फेस वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, यू नो द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड, यू ऑल्सो नो। व्हाट यू डोंट नो इज कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये आर की वैल्यू कितनी है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। तो ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरी वैल्यू को मार्केट प्राइस के बराबर कर देते हैं कि आज के समय बॉन्ड मुझे लेटर से 800 रुपए का मिल रहा है और ये बॉन्ड 800 रुपए का मुझे मिल रहा है और मैच्योरिटी में अभी इसके 3 या 4 साल बचे हैं। और इसके अलावा इस बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो मुझे 3 साल बाद इतनी मिलेगी और इसकी 100 रुपीज की 3 पेमेंट्स भी बची हुई हैं। तो मैं इतनी सारी जो कैश फ्लो मिल रहा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू को मैं 800 रुपए के बराबर कर दूं, तो जो रेट ऑफ रिटर्न यहां से निकल कर आएगा वो मेरा वाईटीएम होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट होता है। क्लियर हुआ। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार आर की जो वैल्यू है वो यहां पुट इन करके देखनी पड़ेगी कि कौन सी आर की वैल्यू पे आपका 800 के बराबर हो रहा है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हो, राइट। अब देखो एक चीज और है दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी दे दूं, एग्जाम में द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बॉन्ड न्यूमेरिकल्स दे विल नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इफ दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड यू कैन लीव देम ऑलरेडी। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फॉर्मुलास को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, तो अपने छोड़कर भी आ सकते हैं एग्जाम में। बॉन्ड के न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो क्या 50 नंबर नहीं आएंगे? दिस इज नॉट ट्रू। 50 नंबर तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर जरूर रखना। Even if you don't want to solve the difficult complex numericals related to bond, you can always solve the easy numericals. जैसे यील्ड निकालना है तो यील्ड में तो बस कूपन की जो पेमेंट है उसको करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है, यू कैन कम अप विद द यील्ड। सिमिलरली जो बॉन्ड की जो वैल्यू निकालने की हमने बात की थी वो वैल्यू भी आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर को यूज करके। अब यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने में अगर आपको दिक्कत आती है कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, कंसिडर अ 1000 पार वैल्यू बॉन्ड whose current market price sorry is 850 rupees. The bond carries a coupon rate of 8% and has a maturity period of 9 years. What would be the rate of return that an investor earns if he purchases the bond and holds until maturity? तो इस क्वेश्चन में अगर हम इस फॉर्मूला को, शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा, YTM इज कमिंग आउट टू बी एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 8% का कूपन रेट है ऑन ₹1000। कूपन रेट हमेशा आपकी पार वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है। सो 8% ऑफ ₹1000 इज कमिंग आउट टू बी 80 रुपीज, राइट, प्लस फेस वैल्यू ऑफ 1000 माइनस द प्राइस, करंट प्राइस इज 850 divided by the maturity period that is 9 years divided by again face value plus price divided by 2. Face value is 1000 and 850 is the current market price, so 1850 divided by 2 is coming out to be 925. तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 80 प्लस 150 divided by 9. 150 divided by 9 will come out to be approximately 150 divided by 9 is 16.67 over 925. So 96.67 divided by 100 and divided by 925. 925 is equal to 0.1045, which is, अगर इसको परसेंटेज पॉइंट में आप दिखाना चाहें, YTM हमेशा परसेंटेज पॉइंट में आप दिखाएंगे, इज कमिंग आउट टू बी 10.45%। ये आपका YTM आएगा। दिस इज द यील्ड दैट यू विल बी गेटिंग इफ यू परचेज द बॉन्ड नाउ फॉर 850 रुपीज। तो ये आपकी 10.45% की यील्ड दे रहा है, जबकि इंटरेस्ट पेमेंट इसकी सिर्फ 8% है। तो इस तरीके से हम YTM को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ओरिजिनल तरीका है YTM कैलकुलेट करने का इस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला के अलावा, वो क्या है, अब मैं कहूंगा कि मुझे पेमेंट कितनी मिलती है, मुझे पेमेंट एनुअल मिलती है 80 रुपए की, और ये 9 सालों के लिए मिलने वाली है। तो मैं क्या कहूंगा, 80 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, ये मेरा YTM है, 1 प्लस YTM रेस्ट पार 1 प्लस 80 ओवर 1 प्लस रेट रेस्ट पार 2। इस तरीके से करते हुए 80 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेस्ट पार 9 प्लस फाइनली आई विल गेट 1000 रुपीज एट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेस्ट पार 9। ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू की अमाउंट इट शुड बी इक्वल टू 850 रुपीज, और मुझे यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना रहता है। क्लियर है। तो आप अगर क्वेश्चंस के अंदर इतना मैच्योरिटी पीरियड 9 साल का नहीं है, 2-3 साल का ही है, तो आप ऑप्शंस जो 4 दिए गए रहेंगे उन चारों ऑप्शंस को यहां पुट इन करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहें तो, वरना ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी यू कैन यूज। नेक्स्ट, आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जीरो कूपन बॉन्ड्स पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, कोई रेगुलर इंटरेस्ट जीरो कूपन बॉन्ड्स नहीं देते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू पार वैल्यू, ये भी बिल्कुल सही बात है। The bondholders receive the full principal amount on the redemption date. Yes, they will get the full redemption amount on the maturity date. So all of the above statements are correct.
तीनों स्टेटमेंट जो दी गई है यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में, दे आर राइट। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक, दैट इज बॉन्ड वैल्यू थ्योरम। नाउ दिस इज द थ्योरम जिसके ऊपर आपको दो दो नंबर के सवाल आते हैं, और अगर आपके न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको डिफिकल्ट होगा तो यू कैन यूज दिस टॉपिक, द थ्योरम टॉपिक, टू गेट योर मार्क्स। नाउ व्हाट दिस थ्योरम सेज, वी ऑलरेडी नो हाउ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज डिटरमिन्ड। हमें पता है बॉन्ड की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, ये फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। इस बॉन्ड वैल्यू से जुड़ी हुई कुछ थ्योरम्स हमारे पास होती हैं। पहली थ्योरम क्या कह रही है कि व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और द मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी कि वो रेट जो यहां पर केडी लिखी गई है, ये जो रेट हम यूज करते हैं प्रेजेंट कैश फ्लो निकालने के लिए, इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोल देते हैं। डिस्काउंटिंग रेट कब कहते हैं कि मुझे फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसकी आज कितनी वैल्यू है। तो फ्यूचर में जो 1000 रुपए मिल रहे हैं उसकी आज कुछ 900 950 वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू जो कम हुई, ये किस रेट से कम हुई, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड फैक्टर। सो वेन एवर वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, देन वी यूज अर इंटरेस्ट रेट, की मार्केट में इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये जो रेट है इसको हम डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा कि क्या वो प्रेजेंट वैल्यू, क्या वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, क्या वो डिस्काउंटिंग रेट हो, जब कूपन रेट के बराबर हो जाए, जब वो कूपन रेट के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बिकम पार वैल्यू। ऑब्वियसली पार वैल्यू ही बन जाएगी अगर कूपन रेट ही मेरा रेट ऑफ रिटर्न बन जाए। कूपन रेट जितना बॉन्ड के ऊपर लिखा है अगर वही मेरा मार्केट इंटरेस्ट रेट बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि जो बॉन्ड की वैल्यू है वो उसकी पार वैल्यू जितनी हो जाएगी, जितना बॉन्ड अगर 1000 रुपए की पार वैल्यू थी तो उतनी ही बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि कूपन रेट भी उसी रेट से आपको इंटरेस्ट दे रहा है जिस इंटरेस्ट रेट से आपको मार्केट में मिल जाता। तो यानी कि फाइनली में जो आपको जितना भी रिटर्न मिलने वाला है वो उतना ही रिटर्न होगा जितना मेरा आज का बॉन्ड का फेस वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद अगर ये जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है इज मोर देन द कूपन रेट, तो इसका मतलब है मेरे बॉन्ड की वैल्यू कम होगी और पार वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब आज की जो बॉन्ड की वैल्यू है वो उसके प्राइस से, उसकी फेस वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर ये जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है कूपन रेट से, यानी मुझे मार्केट में कम इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर मैं बॉन्ड परचेज कर लेता हूं तो मुझे ज्यादा कूपन रेट मिलेगा, इसका मतलब बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बॉन्ड की फेस वैल्यू से। ठीक है, तो बॉन्ड की वैल्यू एंड बॉन्ड्स फेस वैल्यू एंड इट्स करंट वैल्यू, दे आर रिलेटेड एज हाउ बॉन्ड्स फेस वैल्यू एंड करंट वैल्यू आर इक्वल इफ कूपन रेट इज इक्वल टू द करंट मार्केट रेट। Similarly, bonds face value is more than the bonds current value if the coupon rate is more than the market rate. अगर बॉन्ड का फेस वैल्यू की कम है वैल्यू, बॉन्ड्स फेस वैल्यू इज लेस देन द करंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, दैट मींस द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट। ये ध्यान से आपको ये रिलेशनशिप समझनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है इन द फर्स्ट ट्राई, बट इफ यू स्टडी इट वेरी केयरफुली एंड रिवाइज इट अ फ्यू टाइम्स यू विल ऑब्वियसली रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट के अंदर चेंज होगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो भी फ्लक्चुएट करेगा, ये चीज भी हमें पता है। फॉर एग्जांपल, लेट अस से व्हेन द यील्ड टू मैच्योरिटी इज 10%, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज लेट अस से 100। लेकिन अगर ये जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो 11% हो जाए तो मेरा जो बॉन्ड का प्राइस है वो कम हो जाएगा। अगर यही यील्ड टू मैच्योरिटी वाईटीएम से जो है वो कम हो जाए तो मेरा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी है और जो बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ द बॉन्ड इज अवेलेबल एट अ लेसर प्राइस तो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी ज्यादा होगा, क्योंकि हम कम दाम में खरीद रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। अगर मैं ज्यादा महंगा बॉन्ड खरीद रहा हूं तो मुझे जो उसका फाइनल वैल्यू है वो थोड़ी कम मिलेगी। तो इसका मतलब है अगर बॉन्ड का प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ता जा रहा है तो उसकी जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो कम होती जा रही है, या अगर बॉन्ड का प्राइस मार्केट में कम होता जा रहा है तो उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी मुझे मिलेगी वो बढ़ती जाएगी। So it can be concluded that yield and price of the bond they are inversely related. Interest rate market के अंदर जो है और जो bond का price है वो inversely related रहेगा. Okay. Now fourth theorem, when the coupon rate and market interest rate, the market interest rate is more, the discount on the bond declines as the maturity approaches. Now look at it from this example. Market में जो bond का face value है, the face value of the bond is 1000. But the bond is available in the market on rupees 800. 1000 की बॉन्ड की फेस वैल्यू है लेकिन मुझे मार्केट में 800 रुपए का मिल रहा है, तो ये जो 200 रुपए का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज डिस्काउंट। मैं कहूंगा कि बॉन्ड इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज। सिमिलरली इफ दिस बॉन्ड इज अवेलेबल फॉर लेट अस से 1200 इन द मार्केट, बॉन्ड में मुझे मार्केट में 1200 रुपए का बॉन्ड खरीदने का प्राइस है लेकिन बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपए, तो मैं कहूंगा बॉन्ड प्रीमियम पे सेल हो रहा है। कितने प्रीमियम पे सेल हो रहा है? 200 के प्रीमियम पे सेल हो रहा है। सो द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द करंट मार्केट प्राइस
इज नोन एज डिस्काउंट और प्रीमियम। अगर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है तो वो प्रीमियम होगा, अगर करंट मार्केट प्राइस कम है तो वो डिफरेंस आपका डिस्काउंट होगा। समझ आया? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर बॉन्ड के ऊपर डिस्काउंट पे बॉन्ड सेल हो रहा है मार्केट में, तो ये डिस्काउंट कम होता जाता है जैसे जैसे मेच्योरिटी अप्रोच होती है, अगर मेरा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। इसी तरीके से अगर मेरा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट से कम है, मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में मुझे मिल जाता है, अगर वो मेरा कूपन रेट से कम है, तो बॉन्ड प्रीमियम पे सेल होगा, ऑलवेज प्रीमियम पे सेल होगा, बट दिस प्रीमियम विल डिक्लाइन एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस। क्योंकि अभी हमने अभी पीछे देखा कूपन रेट से मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो इसका मतलब बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और बॉन्ड डिस्काउंट पे मिलेगा। ठीक है? अगर इसी तरीके से जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो कूपन रेट से कम है, तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और बॉन्ड एक प्रीमियम पे मिलेगा। यही देखा ना हमने लास्ट पेज में देखा, केडी अगर ज्यादा है कूपन रेट से तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम होगी, और केडी अगर कम है कूपन रेट से तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी, राइट? उसकी पार वैल्यू से। तो अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड उसकी पार वैल्यू से कम है तो ये डिस्काउंट पे मिलेगा ना मार्केट में। कौन ऐसा इन्वेस्टर है जो कम वैल्यू के बॉन्ड को, जो पार वैल्यू से कम वैल्यू का बॉन्ड है, उसको ज्यादा प्राइस पे खरीदे तो वो डिस्काउंट पे मिलेगा, पार वैल्यू से कुछ कम वैल्यू पे मिलेगा। सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो रही है तो वो कुछ प्रीमियम पे मिलेगा मार्केट में। ठीक है? सो व्हेन केडी इज लेस यू गेट अ प्रीमियम ऑन द बॉन्ड, व्हेन केडी इज मोर यू गेट अ डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड। सो व्हेन केडी इज मोर यू गेट अ डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड। ठीक है? लेकिन ये डिस्काउंट जैसे जैसे मेच्योरिटी के करीब जाओगे डिस्काउंट कम हो जाएगा, क्योंकि मेच्योरिटी के करीब आने का मतलब है आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट लेने का टाइम नहीं है। अब आपकी मेच्योरिटी नजदीक आ गई, आपको कम इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेंगी और आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो जैसे जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हो, ध्यान रखो आपकी बॉन्ड का जो प्राइस है उसकी फेस वैल्यू के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर आप मेच्योरिटी में सिर्फ 1 साल बचा है तो आप समझो नेक्स्ट ईयर आपको बस फुल वैल्यू जो है रिडेम्पशन का वो मिलने वाला है, फेस वैल्यू मिलने वाली है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट तो मिलेगा नहीं। तो इस वजह से फ्यूचर कैश फ्लोज वाली जो हमने बात की थी वो पूरी बात खत्म हो गई। यू विल बी गेटिंग ओनली वन कैश फ्लो, दैट इज द रिडेम्पशन वैल्यू आफ्टर 1 ईयर एंड वन इंटरेस्ट पेमेंट, दैट्स इट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी बॉन्ड पे मिलता है वो कम हो जाएगा जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी आपके बॉन्ड की करीब आती है। ठीक है? सो अगेन एज योर मेच्योरिटी अप्रोचेस, जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है, मेच्योरिटी में 12 महीने बचे हैं, मेच्योरिटी में 6 महीने बचे हैं, मेच्योरिटी में 0 महीने बचे हैं, वैसे वैसे जो प्रीमियम है वो भी कम होता जाएगा और जो भी आपका डिस्काउंट है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है? जैसे आपकी मेच्योरिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया? सो व्हेन द कूपन रेट इज मोर देन द रिक्वायर्ड रेट और वाईटीएम तो आपका प्रीमियम रहता है, व्हेन कूपन रेट इज लेस देन योर वाईटीएम तो आपका डिस्काउंट रहता है। और हमेशा आपका जब मेच्योरिटी पास आएगी ये दोनों रेट जो है वो आपके कन्वर्ज हो जाएंगे। क्लियर? सो द फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड लेट अस से इज 1000 रुपीज, द कूपन रेट इज 11%, द years टू मेच्योरिटी ऑफ 7, देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर देखिए ईयर्स टू मेच्योरिटी कितने रह गए, अगर 7 ईयर रह गए तो उसकी वैल्यू है 911 रुपए, अगर सिर्फ 6 ईयर रहे मेच्योरिटी में तो उसकी वैल्यू 919 हो जाएगी, और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे हमारी मेच्योरिटी डेट करीब आ रही है। ठीक है? तो ये कैलकुलेशन करके बस मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है कि जैसे मेच्योरिटी करीब आती है आपके बॉन्ड की प्राइस जो है वो उसकी फेस वैल्यू के बराबर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट थ्योरम, बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू आईटीएम। यील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही कम बॉन्ड प्राइस होगा। ये तो बहुत सिंपल है, अगर आप बॉन्ड कम दाम में खरीद रहे हो तो आपको ज्यादा वाईटीएम मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सही बात है ना? बॉन्ड ज्यादा दाम पे खरीदोगे तो कम वाईटीएम मिलेगा। सो बॉन्ड का जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आप परचेज कर रहे हो, और बॉन्ड का जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड होगा हमेशा, राइट? एक चीज और ध्यान रखना, बॉन्ड का प्राइस यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो इशुइंग प्राइस की बात नहीं कर रहे। इशुइंग प्राइस तो फेस वैल्यू के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इशुइंग प्राइस इज फेस वैल्यू, दिस इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज ट्रेडिंग इन द मार्केट। आप सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड का जो प्राइस देख रहे हो, अगर कम प्राइस दिख रहा है तो आपको ज्यादा यील्ड मिलेगा, अगर ज्यादा प्राइस से बॉन्ड करोगे तो कम यील्ड मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है? नाउ इफ देयर इज अ गिवन डिफरेंस बिटवीन द यील्ड एंड योर कूपन रेट, बॉन्ड का कूपन रेट तो 10% है, लेकिन मैंने बॉन्ड को जितने प्राइस पे खरीदा और मेच्योरिटी में जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से मुझे जो वाईटीएम मिलता है वो अलग है, 10% के अलावा 12% है या 8% है, कुछ भी है। अगर कोई एक डिफरेंस है वाईटीएम और कूपन रेट में, उस डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं, वाईटीएम और कूपन रेट में लेट से 2% का डिफरेंस है, the longer the term to maturity the greater will be the change in price with the change in YTM। मैच्योरिटी में अगर ज्यादा समय बचा है तो जैसे ही आपका बॉन्ड का प्राइस चेंज होगा आपका वाईटीएम चेंज हो जाता है। वाईटीएम आपके बॉन्ड के प्राइस के साथ लिंक है। कैसे लिंक है? करंट प्राइस देख लो बॉन्ड का और कितना इंटरेस्ट रेट बॉन्ड पे मिल रहा है उसको डिवाइड करो, आपको यील्ड टू मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो ये जो वाईटीएम है, हमें पता है कि जैसे ही वाईटीएम चेंज होगा आपका प्राइस जो है बॉन्ड का वो चेंज होगा, या जो बॉन्ड का प्राइस चेंज होगा तो आपका वाईटीएम चेंज होगा। इनवर्सली रिलेटेड है, बॉन्ड का प्राइस चेंज हुआ वाईटीएम बढ़ गया, बॉन्ड का प्राइस जो है कम हुआ वाईटीएम बढ़ा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया तो वाईटीएम कम हो गया। तो दोनों केसेस के अंदर हमें पता है अगर प्राइस में चेंज है
तो वाईटीएम में भी चेंज आएगा। लेकिन अगर ये वाईटीएम और कूपन रेट का हम फिक्स रख रहे हैं डिफरेंस, तो जितना ज्यादा मैच्योरिटी में डिफरेंस है, मैच्योरिटी में जितना टाइम बचा है, उतना ही ज्यादा डिफरेंस आएगा अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं। कम प्राइस चेंज होने पे वाईटीएम ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसी थ्योरम का एग्जांपल यहां पर देखिए, देयर आर टू बॉन्ड्स एक्स एंड वाई हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड कूपन रेट ऑफ 10% ईच, years to maturity is 3 and 6 years respectively। एक बॉन्ड की 3 साल मेच्योरिटी है, एक बॉन्ड की 6 साल मेच्योरिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉन्ड जिसका वाईटीएम 10% है और वो 3 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड है, एक बॉन्ड उसका वाईटीएम 10% है, जो उसका कूपन रेट है वो 10% है, और वो 6 साल की मेच्योरिटी का वाला बॉन्ड है। लेकिन अब अगर मैं उस बॉन्ड का वाईटीएम 10 से 11% कर दूं, 11% मैंने वाईटीएम कर दिया, तो उस बॉन्ड का प्राइस कम हो जाना चाहिए। वाईटीएम बढ़ाया है तो इसका मतलब मुझे 1000 से कम दाम में वो बॉन्ड अवेलेबल होगा। तो जो बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड कम है उसमें गिरावट कम आएगी, उसमें सिर्फ 25 की गिरावट आई है। लेकिन जो बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड डबल है, यानी कि 6 साल का है, वहां पर जो प्राइस देखो 958 कम हो गया, ज्यादा प्राइस कम हो गया। तो यानी मेच्योरिटी में जितना टाइम बचा है उतना ज्यादा डिफरेंस आपके प्राइस में आ जाएगा। अगर मेच्योरिटी में कम टाइम बचा है कम डिफरेंस आएगा, ज्यादा टाइम बचा है ज्यादा डिफरेंस आएगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट देखो, eighth theorem, given the maturity, the change in bond price will be greater with the decrease in YTM than the change in price with an equal increase in YTM। जब भी आपका बॉन्ड प्राइस और YTM की बात करेंगे, YTM अगर कम होता है तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ता है, लेकिन अगर YTM बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस उतनी तेजी से कम नहीं होता। ठीक है, सो द बॉन्ड प्राइस change will be greater with decrease in YTM, so increase in bond price will be greater as compared to decrease in bond price। क्लियर? तो हमने YTM को 1% से बढ़ा दिया तो मेरा जो बॉन्ड प्राइस है वो कम हो जाएगा, और मैंने जब बॉन्ड वाईटीएम को 1% से कम कर दिया तो मेरा बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये 1% डिक्रीज करने में बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा वो ज्यादा होगा। लेट अस से 50 रुपए बॉन्ड प्राइस बढ़ गया, लेकिन अगर मैंने 1% वाईटीएम को बढ़ा दिया है तो मेरा जो डिक्रीज इन प्राइस है वो डिक्रीज इन प्राइस जो है वो उतना नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखो, कंसिडर अ बॉन्ड हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज with a coupon rate of 10% maturity period of 5 years, thus let the YTM be 10%। मुझे yield मिल रही है 10% की। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज, क्योंकि मुझे yield कितनी मिल रही है 10% की, और कूपन रेट कितना 10% का। याद रखो, जब भी yield और कूपन रेट सेम होता है तब बॉन्ड का फेस वैल्यू ही उसका मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अगर यील्ड कूपन रेट से ज्यादा हो गया, इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो कम हो गया, 1000 रुपीज से कम हो गया, फेस वैल्यू से कम हो गया। अगर यील्ड कूपन रेट से कम है, इसका मतलब आपका जो बॉन्ड है वो 1000 रुपए से यानी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है, प्रीमियम पे बिक रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर कहा कि एक 1% इंक्रीज मैंने कर दिया वाईटीएम में, इसको 10 से 11% कर दिया, 11% कर दिया, तो इसका प्राइस 1000 रुपए से 963 हो गया। यानी कि मैंने यील्ड बढ़ा दी तो प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कितना हुआ? 963। लेकिन वहीं अगर मैं 10% से यील्ड को कम करके 9% करूंगा तो मेरा प्राइस बढ़ के सिर्फ 1039 होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर वाईटीएम बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा तेजी से गिरता है, लेकिन अगर वाईटीएम कम होता है तो बॉन्ड प्राइस उतनी तेजी से बढ़ता नहीं है। 1000 से सिर्फ 39 रुपीज इंक्रीज हुआ। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 63 यानी कि अराउंड 37 रुपीज का यहां पर जो है हमारा डिक्रीज हुआ था। क्लियर हुआ है? सो एन इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड caused a price decrease that is smaller, price decrease is smaller than the price increase। तो प्राइस डिक्रीज कितना हुआ? सिर्फ 963 यानी कि 37 रुपीज, राइट? लेकिन यहां 39 रुपीज का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो इसका मतलब है जब भी वाईटीएम कम होगा, बॉन्ड का जो प्राइस है, चेंज इन प्राइस है, जो उसकी बॉन्ड में इंक्रीज है वो आपकी ज्यादा तेजी से होगी, लेकिन बॉन्ड का डिक्रीज उतनी तेजी से, बॉन्ड के प्राइस का डिक्रीज उतनी तेजी से नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, थ्योरम नंबर 9, फॉर एनी चेंज इन वाईटीएम the percentage price changes in case of a high coupon rate will be smaller than in case of bonds with low coupon rate। यानी जिस बॉन्ड का हाई कूपन रेट होता है उसका प्राइस ज्यादा तेजी से चेंज होता है एज कंपेयर टू वो बॉन्ड जिसका कूपन रेट कम होता है। ठीक है, तो जिसका ज्यादा कूपन रेट उसके प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा। चेंज इन वाईटीएम अफेक्ट्स द बॉन्ड्स विद द हायर वाईटीएम मोर देन इट डज बॉन्ड्स विद द लोअर वाईटीएम। जिसकी यील्ड ज्यादा है उस बॉन्ड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है प्राइस में अगर उसका वाईटीएम चेंज कर दो। एक बॉन्ड है इसका वाईटीएम 15% है, एक बॉन्ड है इसका वाईटीएम 10% है, तो जो 15% वाला वाईटीएम का बॉन्ड है उसमें वाईटीएम को 15 से 16 करने पे ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा प्राइस में एज कंपेयर टू अ बॉन्ड जिसका मैंने वाईटीएम 10 से 11% बढ़ा दिया। दोनों केसेस में प्राइस डिक्लाइन होगा, लेकिन प्राइस डिक्लाइन जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर व्हेन वी टॉक अबाउट 15% वाईटीएम बॉन्ड, राइट? अगेन द एग्जांपल इज हियर, बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपए, पार वैल्यू जो है उस बॉन्ड की विद अ कूपन रेट ऑफ 12%। ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 इयर्स एंड वाईटीएम ऑफ 10%, द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1087। क्लियर? तो 1000 रुपए का बॉन्ड था, उसका कूपन रेट 12% है लेकिन वाईटीएम 10% है, तो कूपन रेट ज्यादा है। कूपन रेट ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉन्ड है वो ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है,
1087 पे बिक रहा है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे बिक रहा है। इसी तरीके से दूसरा एक बॉन्ड है, उसमें आपको 20% का वाईटीएम मिलेगा और उस बॉन्ड की मार्केट प्राइस जो है वो 734 रुपीज है। तो अगर ये जो बॉन्ड है इसका वाईटीएम मैं इंक्रीज कर दूं 20% से, तो वाईटीएम ऑफ बॉन्ड एक्स वो 12% राइज कर जाएगा 10 इंटू 1.2, एंड बॉन्ड वाई राइजेस टू 24%, राइट, क्योंकि मैंने 20% से दोनों ही का प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया है। देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बोथ बॉन्ड्स विल चेंज टू 1000 and 638। तो आप देख रहे हैं दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो गई, लेकिन यहाँ पे 1087 से 1000 हो गई, 87 कम हुई है, यहाँ पर 734 से 638 कम हुई है। ठीक है, तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्स बॉन्ड जिसकी वाईटीएम कम थी, पहले ही कम थी, 12 उसकी 10% की वाईटीएम थी, वो 8% से कम हुआ, जबकि जो बॉन्ड जिसकी वाईटीएम ज्यादा थी, 20% की वाईटीएम थी, वो 13% से कम हुआ। तो जिसका हायर वाईटीएम होगा वो ज्यादा तेजी से उसका प्राइस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका कूपन रेट और जो वाईटीएम या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जब वो बराबर होता है, तो बॉन्ड की वैल्यू इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू। बॉन्ड की जो वैल्यू है, बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस है, वो उसकी पार वैल्यू के बराबर रहेगा। ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड ड्यूरेशन का मतलब क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड और एनी अदर काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट टू अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में चेंज होने से बॉन्ड से मिलने वाला जो रिटर्न है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको हम ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड कहते हैं। तो यूजुअली इस ग्राफिक से आप इसको समझने की कोशिश करिए। व्हेनेवर यू बाय अ बॉन्ड यू गेट सम इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये इंटरेस्ट पेमेंट, छोटी छोटी इंटरेस्ट पेमेंट आपको पीरियोडिकली मिलती हैं, और फाइनली 5th ईयर में जाकर के, एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड में जाकर के आपको लास्ट रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब अगर आपने बॉन्ड यहां परचेज किया और ये पूरी मैच्योरिटी तक रखा, तब तो आपको जो बॉन्ड की पूरी यील्ड है वो मिलेगी। लेकिन बॉन्ड को मैं कितने टाइम तक अपने पास रखूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं इस टाइम तक बॉन्ड को अपने पास रखूं, सो दैट मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बॉन्ड के ऊपर जो भी मुझे लॉस या प्रॉफिट हो रहा था वो मेरा रिकवर हो जाए। कैसे रिकवर हो जाएगा वो बॉन्ड, ये हमारी ड्यूरेशन से हमें पता चलता है। सो दिस ड्यूरेशन इज द होल्डिंग पीरियड एट द एंड ऑफ विच द होल्डर इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी कि ये वो होल्डिंग पीरियड है, इस होल्डिंग पीरियड तक, तब यहां तक मैंने बॉन्ड रखा, मुझे ये कैश फ्लो पेमेंट्स तो मिल गई, मैंने ये कैश फ्लो पेमेंट्स मिस आउट कर दी। आई गॉट दी फर्स्ट 3 कैश पेमेंट्स ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट। देन आफ्टर दैट जो लास्ट मेरा पीरियोडिक कूपन रेट का पेमेंट था और जो मेरा रिडेम्पशन वैल्यू था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे कोई नुकसान ना हो, वो कैसे नहीं होगा, क्योंकि जितनी इंटरेस्ट पेमेंट मुझे ये मिली थी वो मैंने फर्दर मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज मुझे मिलती, ये जितने रेट पे मिलती, लेट अस से ये 10% के रेट से मुझे डिस्काउंट करना पड़ता, लेकिन मार्केट में 15% का रेट मुझे मिल रहा है, तो मैंने ये जो छोटी वैल्यूज थी इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी बचे 2 साल के अंदर मैंने इतने अमाउंट से ही इतना रिटर्न कमा लिया कि मेरे को यहां से जो लॉस हो रहा था ये पेमेंट्स को फोरगो करने पे, वो लॉस मेरा रिकवर हो गया। तो मैं वो ड्यूरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास इतना कैश फ्लो आ जाए जिसको मैं मार्केट में प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरे पूरे बॉन्ड की जो वैल्यू है वो मेरी रिकवर हो जाए, पूरे बॉन्ड की वैल्यू मेरी रिकवर हो जाए, और जो मैंने लॉस किया है, जो पेमेंट्स मैंने मिस आउट कर दिए, वो पेमेंट्स की वैल्यू भी मेरी रिकवर हो जाए। So how it is calculated? It is calculated by taking a weighted average of the time an investor holds the bond until the present value of cash flow equals the amount paid। यानी कि जितने प्राइस में आपने बॉन्ड खरीदा, चाहे वो अपने इशुइंग प्राइस पे खरीदा एट दिस मोमेंट, या फिर आपने मार्केट प्राइस पे खरीदा इस मोमेंट पे या इस मोमेंट पे, कहीं पे भी जितने प्राइस पे भी आपने बॉन्ड खरीदा, कितने टाइम तक आपको बॉन्ड रखना पड़े, ताकि बॉन्ड को उतने टाइम तक रखने के बाद जब आप उसको सेल कर दो तो आपको जो टोटल रिटर्न मिले वो आपके बॉन्ड के प्राइस के बराबर हो। ठीक है, और जितना रिटर्न आपको मिले उसको मार्केट में फर्दर टाइम के लिए भी इन्वेस्ट कर दो तो आपको इतनी वैल्यू जो है वो रिकवर हो जाए। दैट इज बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। बट हाउ डू वी कैलकुलेट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमिन द कैश फ्लोज फ्रॉम होल्डिंग द बॉन्ड। बॉन्ड को अगर मैं होल्ड करता हूं तो मुझे कितना कैश फ्लो मिलता है वो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा। उसके बाद मैं उन सभी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। जैसे हमने देखा जो प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना कैश फ्लो मिल रहा है उस कैश फ्लो का अमाउंट प्लस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो मार्केट के अंदर है, और इसको रेज कर देते हैं टू द पावर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच दिस कैश फ्लो आई विल गेट। जितने साल बाद वो कैश फ्लो मिलेगा, 1000-200 रुपए जो भी मिलेंगे, उसको डिवाइड कर देता हूं 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू द पावर ऑफ जितने साल बाद मिलना है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई ईच ऑफ दीज प्रेजेंट वैल्यूज बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर्स। जितने टाइम बाद वो मिलने हैं उतने ईयर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको ईयर से मल्टीप्लाई करो
एंड ये जो पूरी वैल्यू निकल कर आएगी, हमने हर वैल्यू को पीवी को उसके जितने साल बाद मिलनी है उसकी ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद उन सभी प्रोडक्ट्स का सम कर दिया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू से उसको डिवाइड किया, इससे हमें ड्यूरेशन मिलती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं बॉन्ड की जो फेस वैल्यू दैट इज 100, कूपन रेट इज 12.5%, राइट। एंड जो कूपन रेट है इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कितनी निकल कर आएगी, 12.5% ऑफ 100 दैट इज 12.5 रुपीज। क्लियर। इट इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% के प्रीमियम पे रिडीमेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड का 100 रुपीज का बॉन्ड था, जब आप इसे रिडीम करने जाओगे तो आपको 105 रुपए मिलेंगे। इसको मैं रिडेम्पशन वैल्यू बोलूंगा। 105, वाई 105 नॉट 100? बिकॉज बॉन्ड इशुअर ने मुझे बोला कि जब आप रिडेम्पशन करवाने आएंगे मैच्योरिटी पीरियड के बाद, मैं आपको 5% का प्रीमियम भी दूंगा, तो यानी मैं आपको 100 के ऊपर 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो रिडेम्पशन वैल्यू 105 है। ठीक है। After end of each year, I will get the coupon payment as well. The expected market rate is 15%. Now we have to calculate the duration of the bond. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं current present value of all these cash flows I will find out. तो how much I am getting? I am getting 12.5 rupees. 12.5 rupees for after every year. After every year. ठीक है। तो मेरी कैश फ्लो होगी पहले साल के बाद, मेरी टोटल मेच्योरिटी 5 साल की है, तो पहले साल के बाद आई विल गेटिंग 12.5 ओवर 15% का इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, 0.15 का है, 1.15 रेस्ट पावर 1 प्लस 12.5 ओवर 1.15 रेस्ट पावर 2, 12.5 ओवर 1.15 रेस्ट पावर 3, 12.5 1.15 रेस्ट पावर 4 प्लस 12.5 ओवर 1.15 रेस्ट पावर 5 प्लस द फाइनल रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 105 रुपीज ओवर 1 प्लस दैट इज 1.15 रेस्ट पावर 5. This is the cash flows. This is the present cash. This is the present value of the bond. अगर मुझे ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं हर वैल्यू को जितने साल बाद वो वैल्यू मिलनी है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे? तो ये जो मेरी वैल्यू है 12.5 रेस टू डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 1 इनटू 1 ईयर प्लस 12.5 ओवर 1.15 रेस टू पावर 2 इनटू 2 इयर्स। ये जो वैल्यू है 12.5 ओवर 1.15 रेस टू पावर 3 इनटू 3 इयर्स। इसी तरीके से करते करते लास्ट वैल्यू है 105 रेज टू पावर 1.15 रेज टू पावर 5 इंटू 5। अब मैं इन सभी वैल्यूज को ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद आई विल डिवाइड देम बाय द करंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। द करंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाज दिस। ये जो वैल्यू यहां से निकल कर आई उससे मैं इसको डिवाइड करूंगा, सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस। So this is going to be a very tedious calculation. I don't doubt that. टीडीएस कैलकुलेशन निकलने वाली है ये, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इफ यू डू नॉट वांट टू वेस्ट दिस मच अमाउंट कैलकुलेशन टाइम इन योर न्यूमेरिकल्स, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ऐसा अगर आएगा तो एक न्यूमेरिकल आपको ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन फाइंड आउट करने का आएगा, लेकिन वो 2 नंबर का आएगा। तो अगर आप 2 मार्क्स पक्के करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई दीज न्यूमेरिकल्स, बिकॉज वंस योर कैलकुलेटर इज इन योर हैंड एंड यू हैव अ शीट एज वेल अवेलेबल विद यू, जहां पर आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, तो आप बहुत इजीली ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज सिंपल कि जो मैकॉले ड्यूरेशन जो अभी हमने पीछे देखा है ना, जो फॉर्मूला देखा, ये हमारी मैकॉले ड्यूरेशन होती है। इसको मैकॉले ड्यूरेशन को अगर मैं 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से दोबारा डिवाइड कर दूं तो ये जो मेरा ड्यूरेशन है वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बन जाता है। तो यहां से मेरा जो वैल्यू निकल कर आता, इस वैल्यू को, जो भी ड्यूरेशन निकल कर आती, इस ड्यूरेशन को अगर मैं दोबारा 1.15 से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो ड्यूरेशन आएगा उससे मैं बोलता हूं मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। तो आपको मॉडिफाइड या मैकॉले कोई भी ड्यूरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल, ड्यूरेशन इज लेस देन द टर्म टू मैच्योरिटी। ड्यूरेशन इज ऑलवेज लेस देन द टर्म टू मैच्योरिटी। ऑब्वियसली जो टर्म टू मैच्योरिटी है वो तो मैक्सिमम पीरियड है बॉन्ड जिसको आप होल्ड कर सकते हो, तो ड्यूरेशन हमेशा उससे कम रहेगा। बॉन्ड्स ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू इट्स टर्म टू मैच्योरिटी इफ एंड ओनली इफ इट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है वो तभी पूरी मैच्योरिटी के बराबर होगी अगर वो जीरो कूपन बॉन्ड है। अगर बॉन्ड के ऊपर कोई भी कूपन रेट का इंटरेस्ट मिल रहा है तो बॉन्ड की ड्यूरेशन जो है वो मैच्योरिटी के पीरियड से कम रहेगी। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द परपेचुअल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट वेयर आर इज द करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। तो 1 प्लस आर ओवर आर इज द करंट यील्ड ऑफ द इज द ड्यूरेशन ऑफ अ परपेचुअल बॉन्ड जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता।
द लॉन्गर अ कूपन पेइंग बॉन्ड्स टर्म टू मैच्योरिटी द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्म टू मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन। यानी कि बॉन्ड का जितना ज्यादा उसकी टर्म टू मैच्योरिटी जितनी ज्यादा है, जितनी लंबी है, उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा उसकी टर्म टू मैच्योरिटी में और ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन एंड वाईटीएम ऑब्वियसली दे आर इनवर्सली रिलेटेड। यील्ड अगर ज्यादा है तो ड्यूरेशन कम रहेगी, यील्ड अगर कम है तो ड्यूरेशन ज्यादा रहेगी। ऑब्वियसली क्योंकि यील्ड कम है तो आपको ज्यादा समय तक बॉन्ड होल्ड करना पड़ेगा अपनी पेमेंट को रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर आपको यील्ड ज्यादा मिलती है, रेट ज्यादा मिलता है, तो आप कम ड्यूरेशन में भी वो सारा जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हो। लार्जर द कूपन रेट स्मॉलर द ड्यूरेशन। कूपन रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको कम टाइम के लिए बॉन्ड रखना पड़ेगा पूरा लॉस रिकवर करने के लिए। An increase in the frequency of coupon payments decreases the duration, while a decrease in the frequency of coupons increases it. अगर आपके जो कूपन पेमेंट्स हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली हर महीने मिल रहे हैं तो आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हर साल में एक बार आपका जो कूपन पेमेंट है वो मिलता है तो आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड डिक्लाइंस एज द बॉन्ड अप्रोचेस मैच्योरिटी। ऑब्वियसली जैसे जैसे मैच्योरिटी के करीब बॉन्ड जाता है उसका ड्यूरेशन होल्ड करने वाला वो कम हो जाता है, आपको कम समय तक बॉन्ड और जो है वो होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। फिर बात आती है बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी की। नाउ द बॉन्ड प्राइस सेंसिटिविटी टू चेंजेस इज नोन एज बॉन्ड वॉलेटिलिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वाईटीएम चेंज होगा, यील्ड जो है मार्केट के अंदर चेंज होने वाली है, वैसे ही आपके बॉन्ड का प्राइस भी चेंज होगा। तो ये जो सेंसिटिविटी है इसको मैं बॉन्ड वॉलेटिलिटी हम लोग बोलते हैं। टू एक्सटेंट टू विच द बॉन्ड प्राइसेस विल चेंज फॉर वाईटीएम। यानी कि जो बॉन्ड प्राइसेस में चेंज है, वाईटीएम चेंज होगा, बॉन्ड प्राइस, वाईटीएम बढ़ा, बॉन्ड प्राइस कम हुआ, तो इसके बीच में जो चेंज है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। द फॉर्मूला फॉर विच इज वेरी सिंपल, परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर अ बॉन्ड in period t and percentage change in yield to the maturity for a bond. That formula you have to remember. And इस फॉर्मूला को अगर आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर आप ड्यूरेशन से रिलेट करना चाहते हो, द फॉर्मूला चेंजेस टू व्हाट? इंटरेस्ट रेट रिस्क is equal to duration of the bond multiplied by YTM over 1 plus YTM. That is the market rate of return over 1 plus rate of return. Right? So modified duration आपकी मैंने ऑलरेडी बता दिया। modified duration क्या थी? That is the duration over 1 plus YTM, जो मैंने आपको अभी पीछे फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है। क्लियर है? So that is how we calculate the bond price volatility. Now answer me this. The duration of a bond is the holding period for which interest rate disappears, the period remaining for the maturity, the period for which the bond has been issued, or the gap between two interest payments. So duration of the bond is the holding period for which the interest rate risk disappears. कि मेरा बॉन्ड मुझे मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट देगा, ज्यादा इंटरेस्ट देगा, ये रिस्क मेरा डिसअपियर हो जाए, इतने टाइम तक मैं बॉन्ड होल्ड कर लूं, वो मेरा ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। So now let us conclude this lecture, but before concluding, again I would like to remind you about this brilliant cash course that our faculty is going to attend to for your IENFS component। और 10 दिन के अंदर हम आपको पूरा IENFS जो है वो कवर करवाने वाले हैं इस तरीके से कि आपके एक्चुअल एग्जाम के अंदर जो भी आपको एप्रीहेंशंस हैं, डिफिकल्ट पेपर आता है, कंफ्यूजिंग पेपर आता है, वो सारी दिक्कतें दूर होकर 50+ मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकें। एंड लाइव क्लासेस यू विल गेट, एंड दीज लाइव क्लासेस विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, आपको 5 मॉक टेस्ट, पूरे मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस के मिलते हैं फॉर दी आईएएफएस कंपोनेंट। इन एडिशन टू दिस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिल रहे हैं। उन एमसीक्यूज का नंबर 800 से ज्यादा है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? एंड ऑल दिस यू आर गेटिंग इन 700 रुपीज इफ यू यूज द कोड JIB70। 70% ऑफ के साथ आपको कोर्स अवेलेबल है। राइट? सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।